जब सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हो तब क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है। जब आप खतरे से बाहर आ गए तब आपका वो ब्लड सर्कुलेशन कम कर देगा, हार्ट बीट कम कर देगा, ऑक्सीजन जो ज़्यादा सांस आपकी जोर से चलने लगती है, राइट है, जब खतरा पैदा होता है वो सब कम कर देता है और आपका सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग, इसका मतलब क्या है कि आपका दोनों सिस्टम प्रॉपरली काम करना चाहिए। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम करना चाहिए और उसके ठीक बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी डिस्टरबेंस होता है, अनबैलेंस होता है, तब हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है। हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि दोनों सिस्टम का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। ठीक है, जब आपको कुछ खतरा महसूस होता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है और जब वो खतरा चला जाता है तब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट योगा के ऊपर आते हैं। पॉइंट ये है कि अगर कोई शेर आ जाता है या कोई आदमी तलवार लेके आपके पीछे पड़ जाता है तब आपकी जान को खतरा होता है, राइट, और तब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम करना शुरू करता है। जब वो खतरा चला जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है और आपका सारे सिस्टम को वो नॉर्मल कर देता है। अगर इन दोनों में डिस्टरबेंस हुआ, अनबैलेंस हुआ, तब आपको हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ हो गई? हमारा जो सिविलाइज्ड, जिसको हम बोलते हैं, हम सिविलाइज्ड है, हम बहुत एडवांस है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर किसी आदमी ने, किसी सामने वाले ने मेरी इज्जत खराब कर दी, मुझे बेइज्जत कर दिया, मुझे गाली दे दी, या मेरी बदनामी कर रहा है, मेरे बारे में कुछ भला बुरा कह रहा है, तब क्या होता है? तब आप सिंपैथेटिक सिस्टम को शुरू कर देते हैं। ठीक है, ब्रेन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है समझने के लिए कि ये फिजिकल थ्रेट है कि मेंटल थ्रेट है। देखो, ये एक फिजिकल थ्रेट होती है जो आपका मृत्यु और जिंदगी से संबंधित है, एक फिजिकल थ्रेट है, राइट। दूसरा थ्रेट क्या है? मेंटल थ्रेट। ठीक है, मानसिक डर, एक शारीरिक डर है और एक मानसिक डर है। ब्रेन को, हमारे ब्रेन को ये पता नहीं चलता है कि ये फिजिकल थ्रेट है कि मानसिक थ्रेट है, फिजिकल थ्रेट है या मेंटल थ्रेट है, इन दोनों में वो डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर किसी ने मुझे भला बुरा कहा तो हमारा ब्रेन क्या करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अभी आप ये सोचिए कि दिन भर कितनी बार सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करता है, आप जरा उसका अंदाजा लगाइए। किसी ने मेरा इंसल्ट किया, मैंने कोई मेल पढ़ा, किसी ने मुझे जोर से बात किया, मेरी इज्जत खराब की, मेरे बारे में कुछ बुरा कहा, इमीडिएटली आपका ब्रेन जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को काम करना शुरू करता है। और बार बार करने से क्या होता है? दिन भर आप वही कर रहे हो, दिन भर आप वही कर रहे हो। अगर आप ठीक से उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम दिन भर वही कर रहे हैं। तो क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है।
तब आपका जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है, वो उसकी एक्टिविटी, क्योंकि आप दिन भर अलग लेवल पे रहते हो, मेंटल लेवल पे हमेशा तने तने रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। दिन भर आप तने रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, चिंता में रहते हो। और प्रॉब्लम क्या है कि जो फिजिकल थ्रेट है उसको सिम्पथेटिक सिस्टम काम करना सही बात है, लेकिन मेंटल थ्रेट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अगर किसी ने मुझे बुरा कहा, ये वो कह रहा है ना, वो जो कुछ हो रहा है वो सामने वाला कह रहा है, आपकी इज्जत खराब कर रहा है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ क्या है, आपका भ्रम है। तो आप क्या, मेंटल थ्रेट को आप फिजिकल थ्रेट में कन्वर्ट कर देते हो। अगर किसी ने मुझे गाली दी तो आपके लिए क्या होता है कि जिंदगी और मौत का सवाल आप पैदा कर देते हो। आज उसने ऐसा बोल दिया। मीटिंग में किसी ने, अगर कोई मीटिंग में आप बैठे हो और किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपके प्रति कुछ बुरा बोल दिया, तुरंत आप जो है रिएक्ट कर देते हो। अब क्या है कि सिंपैथेटिक सिस्टम दिन भर काम करता रहता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को काम करने का मौका ही नहीं मिलता है, आप उसको मौका देते ही नहीं हो। तो सारा जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम का अनबैलेंस होना ही है, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप फिजिकल थ्रेट को और मेंटल थ्रेट को दोनों का डिफरेंस समझिए। फिजिकल थ्रेट होने पे अगर आपको शारीरिक कोई डर है तो उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम को काम करना जायज है, लेकिन अगर कोई मानसिक डर की वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम को काम कर रहा है तो वो मूर्ख है, क्योंकि आप अपने सिस्टम को खराब कर रहे हो बिना किसी कारण के। जो कुछ कहा है सामने वाले ने कहा है तो आप उसको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमारा ये क्या है, ईड़ा नाड़ी है और ये पिंगला नाड़ी है। पिंगला नाड़ी इज रिलेटेड टू सिंपैथेटिक सिस्टम एंड ईड़ा नाड़ी जो है वो किससे संबंधित है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पिंगला नाड़ी जो जिसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, जिसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और ये प्राणिक फोर्स से संबंधित है। प्राणिक फोर्स प्राण से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा काम करना है फिजिकल, आपको कुछ बैलेंसी दिखानी है, आपका दिमाग चलाना है ज्यादा, तब आपकी सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। पिंगला नाड़ी इज रिलेटेड टू सिंपैथेटिक सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा चंद्र नाड़ी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। और दूसरा ये किससे रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस, इसको हम लोग मेंटल एनर्जी भी बोलते हैं, मेंटल फोर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको लास्ट टाइम, लास्ट सेशन में, जितने भी हठ योगा है, जितने भी प्राणायाम है, सबका पर्पस क्या है, इन दोनों को बैलेंस करना, ठीक है। सारे योगा सिस्टम का यही ऑब्जेक्टिव है कि इन दोनों सिस्टम ठीक से एक साथ काम करने चाहिए, बस, ठीक है। अब अच्छा, एक नाड़ी और होती है, मैंने कितनी बताया, प्राणा की, प्राण चलाने के लिए अच्छा ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा पूरा
हम दिन भर सिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम करते रहते हैं, दिन भर हम एक्टिवेटेड रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम नहीं करता है, इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम शुरू होते हैं। सारा फिर मेंटल प्रॉब्लम शुरू होता है, आप एंजाइटी में रहते हैं, दिन भर चिंता में डूबे रहते हैं अननेसेसरीली, और आपकी चिंता की वजह से भी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, क्योंकि आप उसको सीरियसली ले लेते हो। ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं उसको, लाइफ और जिंदगी और मौत का सिचुएशन आ गया है, ऐसा हो गया है। ये बहुत ही गड़बड़ चीज है, सारा लाइफ हमारा उसी वजह से बर्बाद हो रहा है। तो हमको क्या करना है, ईड़ा और पिंगला, ये जो नाड़ियों का जो सिस्टम है, इसको बैलेंस करना है। और सारे योगा का पर्पज यही है। 72,000 नाड़ियां होती है प्राण की, वो एनर्जी बॉडी में होती है, प्राणिक बॉडी में होती है। 7 बॉडी होते हैं हमारे, 7 बॉडी, ठीक है। पहला है फिजिकल बॉडी, फिर एनर्जी बॉडी, फिर मेंटल बॉडी, ये 3 मुख्य बॉडीज है, और भी 4 है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। कभी योगा दूसरा वर्कशॉप लूंगा तो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, वो चक्रास सिस्टम से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट ये है समझना, मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी और ये फिजिकल बॉडी, ठीक है। अब दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ये एक चीज है। सेकंड चीज है समझना, अगर आपके पानी की टंकी में अगर कचरा रहे, आप उसको निकालेंगे कैसे? आप क्या करेंगे, कोई चीज डाल के पूरा कचरा हिला देंगे, पूरा कचरा हिलाने के बाद जोर से हिला देंगे, तब क्या होगा, फिर धीरे धीरे कचरा शांत हो जाएगा, तब उसको आप निकाल सकते हो। हम हमारे योगा टेक्निक्स में हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन, मतलब एक बार आप बॉडी को एक्टिवेट कीजिए जोर से, और उसके बाद रिलैक्स कीजिए। ये टेक्निक यूज होती है हमारी बॉडी की, जो क्या बोलते हैं, जो बैड एनर्जीज है, बैड एनर्जीज जिनको हम बोलते हैं, उनको निकालने के लिए स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन। आपके मन में, आपके मेंटल बॉडी में जो बहुत सारा चीज एंजाइटी और वो सब जमा हुआ है, उसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम उनको सबको जोर से एक्टिवेट करेंगे एकदम। जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है कि स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का दूसरा कोई तरीका नहीं होता है, आपको पहले स्टिमुलेट करना पड़ेगा और फिर रिलैक्स होगा। अब लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेशन नहीं करते हैं, तो क्या रहता है कि जो आपका कचरा है दिमाग का, वो वैसा का वैसा बैठा रहता है, फिर आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, ठीक है, आपको लगता है मैं रिलैक्स हो गया हूँ। लेकिन जो आपके मन में जो बैठा हुआ है अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे जो विचार है, वो कहाँ है, वो तो वैसे के वैसे ही है। देखो, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ या गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली सबको लगता है ऐसा है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे लालच नहीं करना चाहिए, मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब सिचुएशन आती है तब आप तुरंत उसको पिटाई कर देते हो या उसको गाली दे देते हो तुरंत, फिर आपको लगता है, आप पछताते हो, यार मैंने क्यों ऐसा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। आप जिंदगी भर यही करते रहते हो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप ये जो गुस्सा है, गुस्से की जो एनर्जी है या चिंता की जो एनर्जी है, ये सब जो है सब कॉन्शियस लेवल से आती है, वहां पे वो रहती है।
जब सिचुएशन आता है वो अपने आप ऊपर आ जाती है और तब आप रिएक्ट कर देते हो, तब आपको लगता है कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब योगा से क्या होता है कि ये सब कॉन्शियस लेवल पे जो एनर्जीज हैं वो रिलीज होती है, सब कॉन्शियस लेवल पे जो कुछ है वो सब बाहर आता है। योगा की कुछ टेक्निक्स है उससे ये सब बाहर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है योग निद्रा। योग निद्रा जो टेक्निक है उससे आप ये सब कॉन्शियस लेवल पे जो एनर्जी इकट्ठा है उन सबको रिलीज कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम क्या बात बताया था, थिंकिंग कैन नॉट बी स्टॉप। कोई भी आदमी विचार को रोक नहीं सकता है, कोई कितना भी बड़ा बकवास करता रहे मंच पे बैठ के, वो बकवास ही है। ठीक है, थिंकिंग ये नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप चलता है, माइंड अपने आप चलता है। आप जिस दिन इसको समझ जाएंगे उसी दिन आप सुखी हो जाएंगे। माइंड का प्रॉब्लम ये हो गया है कि माइंड हमको चलाता है, हमको माइंड को चलाना चाहिए, बस इतना ही फर्क है। मन को आप चलाना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मन हमको चलाता है। सारा प्रॉब्लम यही है। माइंड जो है हमारा एक साधन है जिसको हमें सही समय पर सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स है, सिर्फ उससे ही आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे जो एनर्जी है उसको आप रिलीज कर सकते हो, अपनी आदतों से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है जैसे सिगरेट फूकने की, फॉर एग्जाम्पल एक सिगरेट फूकने की, तो पहले मैं सिगरेट बहुत फूकता था, पहले मैं फूकता था, ठीक है, रोज सोचता था कि आज पी लेता हूं, कल से नहीं पीऊंगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या क्या होती है, आपको ये समझना है कि आप क्या सोचते हो कि आज पी लेता हूं, कल से नहीं पीऊंगा। आप ये नहीं सोचते हो कि आज पीने से मेरी आदत और मजबूत हो रही है। ठीक है, आज झूठ बोल लेता हूं, कल से नहीं बोलूंगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप आज झूठ बोल रहे हो तो आपकी आदत जो है मजबूत हो रही है, आप छोड़ कैसे पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे आप। ठीक है, तो ये जो सोच है, ठीक है, अगर आपको कोई भाषा सीखनी है, जैसे गाड़ी चलाना सीखनी है, गाड़ी चलाना सीखना है तो उसके लिए समय चाहिए। आप बोलेंगे मुझे 1 महीना लगेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टाइम, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टाइम। आपको कोई भाषा सीखनी है, कोई विज्ञान सीखना है, साइंस सीखना है, मैथ सीखना है, उसके लिए समय लगता है, बायोलॉजिकल टाइम। लेकिन झूठ बोलना और नहीं बोलना, इसके लिए टाइम नहीं लगता है। आप इस बात को समझिए। हमने क्या किया है, बायोलॉजिकल टाइम को साइकोलॉजिकल टाइम में घुसेड़ दिया है। बायोलॉजिकल टाइम है, बायोलॉजिकल टाइम है, सूर्य जो है एक समय पर बाहर निकलता है, शाम को ढल जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइम का मीनिंग क्या होता है? ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइम कोई टाइम नहीं होता है एक्चुअली। आप सोचते हो कि मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा, या आप ऐसा सोचते हो कि 1 महीना मैं प्रैक्टिस करूंगा गुस्सा नहीं करने की।
धीरे धीरे अभ्यास से होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, याद रखिए ये चीज। ये सब कभी कोई गुस्सा शांत नहीं होता है टाइम से। आपको ये समझना है कि साइकोलॉजिकल टाइम और बायोलॉजिकल टाइम को आप मिक्स मत करिए। आप क्या सोचते हो कि मैं अच्छा आदमी धीरे धीरे बन जाऊंगा, 6 महीना लगेगा, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, आपकी जिंदगी पूरी निकल जाती है, आप कभी अच्छे आदमी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि आप गलत धारणा लेके चल रहे हो, बायोलॉजिकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम को मिक्स कर रहे हो। समय चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं करने के लिए, झूठ नहीं बोलने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए समय नहीं चाहिए। अगर आप समय मांग रहे हैं तो आपका ये बहाना है और कुछ नहीं है, आप बहानेबाजी कर रहे हो, सिर्फ आप बहाना मारते हो। आपको और एक दिन चाहिए सिगरेट फूकने के लिए बस, और अपनी आदत को आप मजबूत करते हो और कुछ नहीं करते हो। दूसरे दिन क्या होता है, ये आदतें हमारे सब कॉन्शियस लेवल पे होती है, सब कॉन्शियस लेवल के अंदर हमारी आदतें रहती है, छिपी रहती है, वो आ जाती है ऊपर। आप तुरंत गए, सिर्फ माचिस निकाला, फूक लिए, फिर आप सोचते हो यार कल मैंने सोचा था कि नहीं पीऊंगा, पी लिया मैंने। कल मैंने सोचा था गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन गुस्सा कर दिया मैंने। क्योंकि ये आदतें आपकी सब कॉन्शियस लेवल पे से आती है, कॉन्शियस लेवल से नहीं, इसलिए आप उसके ऊपर उसका कुछ नहीं कर पाते आप, और आपकी आदतें मजबूत होती रहती है। तो ये जो ब्रीदिंग सिस्टम्स जो मैं यहाँ पर हम सीख रहे हैं, ब्रीदिंग सिस्टम, प्राणायाम, और क्या बोलते हैं उसको, यौगिक ब्रीदिंग सिस्टम, ये सब करने से अगर आप 2-3 महीना ठीक से करें तो आपको सब कॉन्शियस लेवल का जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा दूर हो सकता है, क्योंकि तब आप उसको फील करना शुरू कर देंगे। देखो योगा मैंने क्या बताया था, योगा इज एक्सपांशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दूसरा कुछ डेफिनेशन नहीं है योगा का। योगा क्या है, ईड़ा नाड़ी और पिंगा नाड़ी को बैलेंस करना है, वो एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन है कि आपका जो अवेयरनेस है, जो आप दिन भर बेहोशी में रहते हो, आपको होश नहीं है कि चीजें अपने आप होती रहती हैं दिन भर और आप करते जाते हो, आपको लगता है कि मैं बड़ा चैतन्यवान हूँ, हाँ मैं बड़ा चैतन्यवान हूँ, और किसी ने तुरंत गाली दे दी, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो आप चैतन्यवान हो नहीं, ठीक है। तो आपका जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना है आपको, ब्रीदिंग सिस्टम से आप अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ब्रीदिंग सिस्टम सबसे सिंपल मेथड है, सबसे आसान तरीका है ब्रीदिंग सिस्टम। इस पे अगर आप ठीक से ध्यान देंगे तो आपका ईड़ा नाड़ी पीड़ा, अब देखो मैंने बताया था कि 72,000 नाड़ियां हैं प्राण की, उसमें 10-12 मुख्य है, मेन नाड़ी है प्राण की, उसमें सबसे मुख्य 3 है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो तीसरी नाड़ी है। नॉर्मल जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें सुषुम्ना नाड़ी जो है काम नहीं करती है, सुषुम्ना नाड़ी जो है सबसे मुख्य नाड़ी है, और वो प्राण को नीचे से आपके आखिरी चक्र तक लेके जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जो रहती है वो बंद रहती है, योगा से क्या होता है, वो नाड़ी ओपन होती है। जब आपका ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस हो जाएंगे, तो लोगों का एक स्वाभाविक प्रश्न रहता है कि जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे, सिर्फ सुषुम्ना चलेगी,
तो जीवन कैसे चलेगा? तब जीवन अलग लेवल पे चलता है, तब प्राणिक एनर्जी जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियसनेस लेवल, डिवाइन एनर्जी से आपका बॉडी चलता है। तब ये सांस रुक जाती है। प्राणायाम मतलब होता है, दूसरा मैंने क्या बताया था, प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ प्राणा, नॉट कंट्रोल ऑफ प्राणा, एक्सपांशन ऑफ प्राणा, उसको बोलते हैं प्राणायाम। ठीक है। अब योगा में क्या करना है हमको? ईड़ा और जो हम सांस ले रहे हैं उनको, एक्चुअली प्राणायाम मतलब जो हम सांस ले रहे हैं और सांस के वजह से हमारा शरीर जिंदा है, हम जिंदा है, वो बंद हो जाता है प्राणायाम में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे वो बंद हो जाएगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो हमारा सारा प्रॉब्लम यही है कि हम सोच लेते हैं कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। उसमें क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और तब आपका जो लाइफ एनर्जी है वो दूसरे लेवल पे चलता है। ठीक है। वो तो बहुत लंबी, देखो अभी मैंने यूज किया लंबी साधना, साइकोलॉजिकल टाइम में घुसा रहा हूं। ठीक है। अब जैसे हम लोग पुराण में और महाभारत में लोग कहते हैं कि कई हजार सालों से तपस्या कर रहे हैं, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हजारों साल तक तपस्या करने की जरूरत क्या है। पता नहीं, अब ऐसा बोला जाता है इस ऋषि ने कई हजार साल तपस्या की है, वो बहुत, और जितनी हजार साल तक लोगों ने तपस्या की है उतना बड़ा वो ऋषि माना जाता है। एक्चुअली साइकोलॉजिकल टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है। अब हम लोग ये जो मेन चीजें हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आपको ध्यान में रखना है, और जबरदस्ती सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट मत करो। सिम्पैथेटिक सिस्टम को मानसिक डर की वजह से, किसी ने कुछ कहा उसकी वजह से आप एक्टिवेट मत करो। ठीक है। इस पे आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे, उसे ही हम बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान उसी को कहते हैं। जब आप इन सब चीजों पे ध्यान रखना शुरू करते हैं तब आप ध्यान में होते हैं। जब समझना शुरू करेंगे तो ब्रीथिंग सिस्टम सबसे आसान तरीका है आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अवेयरनेस क्यों बढ़ाना है आपको अब तक समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि योगिक ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, अपने बॉडी को रिलैक्स महसूस कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को रिलैक्स करना है, और हेड, नेक और स्पाइन, पीठ, वो तीनों एक लाइन में होने चाहिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब मैं दो और नए आसन हम सीखेंगे, वज्रासन और पद्मासन। ठीक है। और सुखासन हमने पहले सीखा था। सुखासन जो है सबसे आसान है। सुखासन का प्रॉब्लम क्या होता है? सुखासन में अगर हमें ज्यादा समय तक बैठना है, अगर आपको ज्यादा समय तक बैठना है तब सुखासन काम में नहीं आता है। और दूसरा चीज मैंने क्या बोला था, आसन क्या होता है? आसन किसे बोलते हैं? वह पोस्चर, वह स्थिति जिसमें आप स्टेबल हो और कंफर्टेबल हो। आप स्टेबल हो, आपका बॉडी स्टेबल है, आपका माइंड स्टेबल है और आप कंफर्टेबल हो, उसी को आसन कहते हैं। आसन, अगर आप
योगासन, एक चीज आप समझ लीजिए, अगर योगासन करने के बाद आपको थकान महसूस होती है, इसका अर्थ है आप योगासन गलत कर रहे हो। कोई भी योगासन करने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि एकदम मैं थक गया हूँ, मेरा मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी चला गया है, इसका मतलब है आप गलत तरीके से कर रहे हैं। योगासन करने के बाद आपका शरीर रिलैक्स होना चाहिए, माइंड रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज है, एफर्ट आपको डालना नहीं रहता है, ये एक चीज आप समझ लीजिए। आप एफर्ट डालने से क्या होता है, एफर्ट डालने से आप टेंस हो जाते हो, एनर्जी जाती है, आप दूसरे लेवल पे काम करते रहते हो। एफर्ट डालना है, मैं जबरदस्ती ताकत मारा के पद्मासन मार लूंगा 4 घंटा और सिद्ध कर लूंगा, आप सोचते हो ऐसा, सिद्ध होता नहीं है, ठीक है। आपको पूरी तरह से शांति पूर्वक करना है, जो कुछ आप योगासन करते हो शांति से करना है और धीरे धीरे करना है। आपका ब्रीदिंग जो है वो स्लो होने चाहिए, डीप होने चाहिए, स्लो होने चाहिए, डीप होना चाहिए, और उसमें रिदम होना चाहिए, उसमें एक सुर होना चाहिए। अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम आप दिन भर चलाते रहते हो, सिंपैथेटिक सिस्टम, उससे क्या होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं आपको वो क्यों बता रहा हूँ। उसके वजह से आपका ब्रीदिंग एब्रप्ट हो जाता है, एब्रप्ट मतलब शॉर्ट होता है और फास्ट चलता है दिन भर, इसलिए आप डिस्टर्ब रहते हो दिन भर, ठीक है। अगर आप हर चीज को खतरा महसूस करने लगे, किसी ने कुछ बोला, कुछ एक्चुअली खतरा है नहीं, तो आप दिन भर टेंस रहते हो, दिन भर टेंस रहते, सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा दिन भर काम करता रहता है, तो आपका जो सांस है वो फास्ट चलती है दिन भर, ठीक है। अब आपका श्वसन जो है, ब्रीदिंग, वो डीप होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्लो होनी चाहिए, तीसरा उसमें रिदम होना चाहिए, एक सुर होना चाहिए जो कि आपके शरीर से में फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब आसन मैंने क्या बोला, स्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, तो मेंटली भी आप कंफर्टेबल स्टेबल होने चाहिए, फिजिकली भी, ठीक है। अब हम लोग जो है योगिक ब्रीदिंग 5-5 राउंड करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये यूजफुल है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया? Yes, yes, very good knowledge for all of हाँ, us. क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आप क्या बोलते हैं, आंख बंद करके कोई चीज मत करिए, तो तब क्या होगा, अगर आप वैसे ही करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। रोज आप प्रण लेंगे, प्रण देखो, दूसरा चीज होता है प्रण लूंगा। अरे भैया मुझे ये बताओ, झूठ बोलना नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा कल से, इसकी प्रण लेने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप बोलना चाहते हो, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, इसलिए आप प्रण लेते हो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कल से सिगरेट नहीं फूकूंगा, साइकोलॉजिकली आप नहीं चाहते हो छोड़ना। अगर आप ठीक से सोचे, इसका मतलब है आप एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते हो, आप प्रतिज्ञा लेते हो। अगर मुझे चीज समझ में आ गई सिगरेट फूकना हानिकारक है, आप अपने आप छोड़ दोगे, उसके लिए प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपका अवेयरनेस आपको बढ़ाना है, मुझे अवेयरनेस बढ़ाना है, क्योंकि ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, अहंकार है, मेरा, मैं, इनको अगर आपको इससे ही तकलीफ हो रही है, दूसरा कोई तकलीफ नहीं है हमें। मेरा और मैं, ये दो ही मूलभूत कारण, और चलिए ये दोनों है नहीं, ये दोनों एक्चुअली है नहीं रियलिटी में, कोई चीज आपकी है नहीं, ये भगवान की है, ईश्वर की है।
हमारी है नहीं, तो हम मेरा मेरा करते रहते हैं और आप एक्चुअली फर्नीचर और प्रॉपर्टी हो गए हो। देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरी किताब, मेरा घर, मेरा सोफा, मेरा ज्ञान, आप एक्चुअली अगर ध्यान देंगे तो आप एक्चुअली वो फर्नीचर और ज्ञान सब हो गए हो। मेरा रुपया, मेरा पैसा, तो एक्चुअली आप रुपया पैसा हो गए हो, हाँ? आप प्रॉपर्टी हो गए हो, एक्चुअली आप हो नहीं। ठीक है, आप क्या हो, आप सुपर कॉन्शियसनेस हो, डिवाइन, आपके अंदर डिवाइन पावर है। अगर आप उसको महसूस करेंगे तो आपका ईगो और ये सेल्फ सेंटर्डनेस निकल जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो हूँ वही गोविंद है, वही प्रियंका है, वही जयेश है, सब एक ही है। जब आपको ये आ जाएगा तो आपका अहंकार और मेरा तेरा सब निकल जाएगा। तब आप दूसरों के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं। और हमारा योगा का मेन ऑब्जेक्टिव वही है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जो है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। परमानेंट नाम की चीज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, सब चीज जाएगी। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपको ध्यान समझना है, और सिर्फ माइंड से नहीं समझना है, आपको दिल से समझना है। आपको इसको दिल और दिमाग दोनों से समझना है। पहले दिमाग से समझना है और देन उसको आपको दिल में उतारना है। हम क्या करते हैं, दिमाग से समझते हैं चीजों को, उसको दिल में नहीं उतारते हैं। वही सारा प्रॉब्लम है। चीजों को आपको दिल से समझना चाहिए, दिमाग से नहीं। दिमाग से समझना शुरुआत में जरूरी है, तभी वो दिल में उतरेगा। जब आपका दिल में हार्ट इज सेंटर, हार्ट जो है सेंटर है, पूरे यूनिवर्स का सेंटर जो है हार्ट है। जब वो दिल में उतर गया तब आप अलग चीज पे, आपका जो क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस जो है वो अलग लेवल पे रहता है। ठीक है, अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि जैसे रामकृष्ण परमहंस है, हाँ? रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य को गालियां बकते थे। तो किसी को देखते थे तो बोलते थे कि अबे साले, मैंने तुमको ये काम बोला था, किया क्यों नहीं, डंडा लेके पीछे भागने लगते थे। तो स्वामी विवेकानंद बहुत, 1 महीना स्वामी विवेकानंद को लगा समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस को कि वो महात्मा है या नहीं है। क्योंकि जो कोई सामने आता था, कोई शिष्य, उसको गाली देने लगते थे वो। तो ये सोचते थे स्वामी विवेकानंद कि ये क्या है, ये आदमी ज्ञानी है या मूर्ख है, क्या है ये। अब प्रॉब्लम वहां है कि हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे महात्मा लोग होते हैं। नहीं, हम आप खुद से महात्मा को कंपैरिजन मत करो। जो ऋषि मुनि होते हैं वो अलग लेवल पे होते हैं। हमारे जो नियम कानून है वो उनके लिए नहीं होते। हमारे नियम कानून जो हमने बनाए हैं वो सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए है। रामकृष्ण परमहंस जैसे परम ज्ञानियों के ऊपर वो नियम नहीं चलते। जैसे कृष्ण भगवान ने क्या किया, महाभारत करवा दी, लाखों लोग मारे गए, तो जैन धर्म में उनको पापी कहा गया है, जैन धर्म में। लेकिन हिंदू धर्म में उनको सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। वो हमारे नियम कानून से हम लोग को उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, ऋषि मुनियों की, भगवान लोगों की, वो गलत है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, योगिक ब्रीदिंग करेंगे 5-5 राउंड, 5 राउंड करना है। योगिक ब्रीदिंग में क्या करते हैं, देखो एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जब हम सांस की कोई भी क्रिया जब भी हम करते हैं,
सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरा लंग्स जो हमारा फेफड़ा है पूरी तरह से खाली नहीं होता। आप सांस लीजिए और छोड़िए तो क्या होता है, जितनी हवा गई थी अंदर उतनी बाहर नहीं आती है, कुछ रह जाता है लंग्स में। ठीक है। अब आप जब भी कोई भी श्वसन क्रिया करते हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सांस छोड़नी चाहिए जोर से। ठीक है, आपको क्या करना है, सांस को, पेट को एकदम अंदर की तरफ लेके जाना है और सांस को बाहर फेंकना है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम पूरी ताकत लगा के एकदम वैसा मत कीजिए। आप पेट अंदर कीजिए, आपको सांस हवा बाहर फेंकनी है। कोई भी श्वसन क्रिया शुरू करने से पहले आपको लंग्स को खाली करना है, आपको फेफड़े को खाली करना है, क्योंकि फेफड़ा जो है पूरी तरह से खाली नहीं होता है। जब भी आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो कुछ न कुछ हवा फेफड़े में रह जाती है लंग्स में। ठीक है, तो जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई भी करें तो सबसे पहले आपको पेट अंदर की तरफ लेके जाना है और सांस छोड़नी है। ठीक है, ये एक पहला रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम योगिक ब्रीदिंग करेंगे। योगिक ब्रीदिंग क्या है? हाँ, आप धीरे से सांस लीजिए। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, ज्ञान मुद्रा। हाँ? ज्ञान मुद्रा में बैठिए, सुखासन में। अच्छा, पद्मासन और वज्रासन कल सीखेंगे। ठीक है, पद्मासन और वज्रासन कल सीखेंगे। अभी आज खालिया प्रैक्टिस कर लेते हैं योगिक ब्रीदिंग की। योगिक ब्रीदिंग में देखो उसका एडवांटेज क्या है, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, हमारे फेफड़े के 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। फेफड़ा अगर आपका ऐसा है तो ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला, ये तीनों भाग ठीक से उपयोग में नहीं आते, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते ठीक से। इसके वजह से हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप ब्रीदिंग का सीधा इफेक्ट जो है माइंड पे होता है, और माइंड पे इफेक्ट होगा तो प्राण पे इफेक्ट होता है, सब इंटर रिलेटेड है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपकी श्वसन क्रिया को बराबर करना है, और श्वसन क्रिया बराबर होने के बाद आपको लगातार कंटिन्यूअस रोज योगिक ब्रीदिंग नहीं करनी है, ये बात आप समझ लीजिए। आपका जिस दिन ब्रीदिंग सिस्टम बराबर हो गया, आपको योगिक ब्रीदिंग बंद कर देनी है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि मैं अब बराबर हो गई है तो भी करता रहूंगा, जल्दी जागरण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये सारी चीजें जो है आपको धीरे धीरे स्लो रिदम में करना है। और ये कोई जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे पावर, अब लोग क्या है, योगा आजकल क्यों सीखते हैं पता है? आजकल के लोग जो है योगा क्यों सीखते हैं, मैं योगा सीख लूंगा तो मेरा माइंड जो है बैलेंस हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तेज चलने लगेगा, तो मैं और अच्छे से लोगों को बेवकूफ बना सकूंगा और अच्छा पैसा कमा सकूंगा। ठीक है, लोग जो है आजकल योगा वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो लोगों का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मेरा माइंड बैलेंस हो जाएगा, फिर मैं और अच्छे से लोगों को बेवकूफ बना सकूंगा और पावरफुल हो जाऊंगा और शक्ति आ जाएगी, मुझे पावर मिलेगा और पैसा कमाऊंगा। ठीक है, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव रखते हैं मन में तो आप योगा मत कीजिए। ठीक है, आप योगा को बदनाम मत कीजिए।
तो लोग योगा बदनाम इसीलिए हो रहा है, ठीक है। योगा का पर्पस मैंने क्या कहा, एक ही पर्पस है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना है, आपको सुपर कॉन्शियस लेवल पे अपने आप को ले जाना है। आपका जो अहंकार है, जो मेरा है, उसको खत्म करना है। फिर शरीर में अपने आप शरीर के ऊपर उसका फायदा होता है। योगा मेडिकल साइंस नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। अब मेडिसिन से क्या होता है, दवाइयां हम देते हैं, दवाइयां लोग लेते हैं, दवाइयों से क्या होता है, सिर्फ फिजिकल बॉडी पे असर होता है उसका। दवाइयां हम जो लेते हैं उससे सिर्फ फिजिकल बॉडी पर फर्क पड़ता है, एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बीमारियां ठीक नहीं होती हैं पूरी तरह से। कोई भी डॉक्टर अगर ये कहता है कि बीमारी ठीक हो गई है, वो गलत कहता है, क्योंकि आपका जो मेंटल बॉडी है और एनर्जी बॉडी है, देखो बीमारियां कहाँ से शुरू होती है, मैंने एक बार बताया था, कहाँ से शुरू होती है, मन से। मेंटल बॉडी से सारी बीमारियां शुरू होती है, मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी से शुरू होती है। इसके बाद वो फिजिकल लेवल पे आती है, फिर आपका किडनी और ये सब डैमेज हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, फिजिकल मेडिसिन देता है और फिजिकल लेवल पे उसको ठीक करता है, लेकिन जो एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ गई, वो तो वैसे के वैसी रहती है, ठीक है। अगर आपको बीमारियां को ठीक करना है तो आपको क्या चाहिए, योगा थेरेपी चाहिए और मेडिसिन चाहिए, दोनों चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, योगा मेडिकल साइंस नहीं है, योगा आपकी खराब किडनी को ठीक नहीं कर सकता है। अगर कोई कहता है तो वो गलत बोल रहा है, उसको सिर्फ दवाइयां ही ठीक कर सकती है। लेकिन जिसकी शुरुआत जहां से हुई है, मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी, आपको इन तीनों को ठीक करना है, ठीक है। इसलिए योगा को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमको स्पिरिचुअल साइंस है, ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। इसमें आपका शारीरिक मानसिक रूप से आपकी सारी बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। ये जरूरी है ये तीनों लेवल को ठीक करना, सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता है। आपको डायबिटीज अगर है तो आपको डायबिटीज की गोलियां लेनी है, और योगिक अभ्यास कुछ होते हैं, उससे आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा, मैनेज होगा। क्योंकि देखो डायबिटीज, बीपी और हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं ये साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब मन से शरीर पे आए हुए बीमारियां है। डायबिटीज का कोई शारीरिक कारण आज तक कोई ढूंढ नहीं सका है, और बीपी का, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। 90% जो 90% जो बीमारियां हैं ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होती है। डायबिटीज, बीपी, हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सब साइकोसोमेटिक्स है, वो मन से फिर शरीर में आते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन। फिर क्या करना है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करना है, ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करना है। ये सब अगर आप चीजें करेंगे तो आपका मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल बॉडी के जो इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे। मेंटल बॉडी के इश्यूज अगर कम हुए तो आपकी प्राण बॉडी की, प्राणा बॉडी में जो नाड़ियां हैं उनके ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे। इसके वजह से फिर क्या होगा, आपका शरीर ठीक से काम करता रहेगा। अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, आप बीमारी नहीं आएगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ फायदा होगा, ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम तो योगिक ब्रीथिंग में क्या होता है, फेफड़ों के तीनों भाग इस्तेमाल होते हैं ठीक से, ऊपर वाला, बीच वाला और
नीचे वाला, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से श्वसन जो होता है, पेट से श्वसन जब आप लेते हो, पेट से सांस लेते हो, देखो आपको छाती से और कंधे से सांस नहीं लेना है, आपको सिर्फ पेट से सांस लेना है, ठीक है। पेट से सांस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेट को, कंधा हिलाना नहीं है, छाती हिलानी नहीं है। इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको ये दाहिना हाथ आप पेट पे रखिए नाभि के ऊपर, और बायां हाथ छाती पे रखिए और पेट को अंदर बाहर कीजिए। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से श्वसन, छाती हिलानी नहीं है, ठीक है। फिर होता है क्या बोलते हैं, चेस्ट श्वसन, छाती से सांस लेना। देखो पेट से श्वसन क्यों लेना है, ताकि फेफड़े का नीचे वाला भाग उपयोग में आए, उसमें हवा जाए, ऑक्सीजन जाए, इसके लिए, ठीक है। दूसरा होता है चेस्ट, चेस्ट आप छाती से सांस लेते हो, क्यों, क्योंकि आपको लंग्स के बीच वाला जो भाग है उसको उपयोग में लाना है। आपको क्या करना है, देखो एक ये तरीका है कि आप रिब्स पे, छाती के ऊपर जो हड्डियां हैं उसको हल्के से उसके ऊपर अपनी उंगलियां रखिए, पेट को हिला, बहुत ही कम हिलाना है आपको, सिर्फ छातियों की जो हड्डियां हैं उस पे ध्यान देना है, छाती को फुलाना है और कम करना है सांस लेते समय, हड्डी को तोड़ नहीं देना है, हाँ पूरा ताकत लगा के एकदम जोर से फुला दो। आपको ऐसा महसूस करना है कि जो छाती की हड्डियां हैं, मतलब छाती की हड्डियां जो हार्ट के ऊपर हैं, जिसको हम बोलते हैं रिब केस, हमारा जो हार्ट है वो रिब केस के अंदर रहता है, ये जो हड्डियां हैं, ठीक है। अभी आप उस पे उंगलियां रखिए और उसको महसूस कीजिए धीरे से। आप जब आप सांस लेंगे छाती फुलाइए, फिर इस छाती को अंदर कीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैकिक ब्रीदिंग। आप इसको फील कीजिए, आपका अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, ये सब अवेयरनेस बढ़ाने के तरीके हैं। आपकी छाती की जो हड्डियां हैं छाती के ऊपर, वो ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। 5 राउंड आपको करना है। इसके बाद आपको थ्रोट ब्रीदिंग करनी है, शोल्डर ब्रीदिंग। शोल्डर ब्रीदिंग मतलब ये कॉलर बोन ब्रीदिंग। कॉलर बोन कहाँ है, जिसके ऊपर कॉलर होता है, आप इसको ध्यान से ऐसा रखिए, उंगली रखेंगे तो ये ऊपर नीचे होता है, आप ध्यान दीजिए। जब आप सांस लेते हैं थोड़ा सा कंधे को ऊपर कीजिए, देखो आप रखिए, उसको महसूस कीजिए, होता है वो कॉलर बोन आपका, जहाँ पे कॉलर है होता है आपके टी शर्ट का, वहीं पे नीचे आप उंगली को सीधे रखना है, उंगलियों को, आपको महसूस होगा कि कॉलर बोन ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अभी आपको ऊपर नीचे अगर फिर भी महसूस नहीं होता है तो आपको देखो कंधा थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर ब्रीदिंग। शोल्डर ब्रीदिंग से क्या होता है, फेफड़े के ऊपर वाला भाग उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब हम योगिक ब्रीदिंग में क्या करते हैं, ये तीनों श्वसन एक साथ करते हैं, ये तीनों क्रियाएं योगिक ब्रीदिंग में हम एक साथ करते हैं, ठीक है। तो ज्ञान मुद्रा में बैठिए और इसको 5 राउंड कीजिए। सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर चेस्ट ब्रीदिंग, फिर शोल्डर ब्रीदिंग, ये तीनों एक 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 करके कीजिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पहले पेट आगे आएगा, फिर छाती को बाहर फुलाइए थोड़ा सा, और फिर कंधे को थोड़ा ऊपर कीजिए। ये तीनों एक साथ एक रिदम में होना चाहिए, ठीक है।
फिर सांस छोड़ते समय क्या होना चाहिए, आपका कंधा नीचे जाना चाहिए, छाती अंदर जानी चाहिए और फिर पेट अंदर जाना चाहिए। इसको 5 राउंड कीजिए, 5 बार। इसको हम लोग बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग आपको 5 राउंड करना है, थोड़ा रुकने के बाद फिर 10 राउंड। जैसा जैसा आपका कैपेसिटी, आपकी क्षमता बढ़ती है। देखो योगिक ब्रीदिंग थोड़ा सा कठिन होता है, इसके लिए आपको धीरे धीरे उसका अभ्यास करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब ये अभ्यास होने लगेगा तो आप 5 राउंड से 10 राउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक नया चीज की, इसको हम बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। ठीक है, हम एक नया चीज सीखेंगे, कपाल भाती प्राणायाम। ठीक है, कपाल भाती प्राणायाम में इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग। फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग। देखो कपाल भाती जो है प्राणायाम नहीं है। कपाल भाती क्या है, षट क्रिया है। षट क्रिया, षट क्रिया किसे बोलते हैं, योगा में एक होता है सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं षट क्रिया। षट क्रिया मतलब 6 क्रियाएं होती है उसमें। 6 क्रियाएं, त्राटक, कपालभाति, नेति, धौती, बस्ती। ये 6 क्रियाएं होती है। इनको हम लोग बोलते हैं शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया से क्या होता है, हमारा शरीर की शुद्धि होती है। हमारे शरीर की शुद्धि होती है। कपालभाति क्या है, षट क्रिया है, ये शुद्धि क्रिया है। किस चीज की शुद्धि क्रिया है, अगर आपको आलस हो रही है, आलसी अगर आप बन गए हो, अपने आप को एक्टिवेट करना है, तो आप कपालभाति कर सकते हो। इससे क्या होता है, फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग। कपाल किसे कहते हैं, इसको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में कपाल। इसको आप क्लीन करते हो, इसको आप शुद्ध करते हो। ठीक है, और जिनको बीपी ज्यादा है, बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इनको कपालभाति कम से कम करना चाहिए। ठीक है, जिनके पेट में सर्जरी हुई है उनको भी कम करना चाहिए, ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना चाहिए। कपालभाति नुकसान करता है। कपालभाति से आपका फेफड़ा, लंग्स जो है, हृदय, इन सबको ठीक से आप एक्टिवेट करते हो। कपालभाति ये फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग है। ठीक है, इसको आप क्लीन करते हो, इनकी शुद्धि करते हो। ठीक है, दूसरा, आपको सीधे बैठना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है, और नाभि के नीचे वाला भाग, देखो अभी कुछ लोग ऐसा मतलब मानते हैं पेट अंदर बाहर नहीं है। पेट अंदर बाहर करना है वो ठीक है, लेकिन नाभि के नीचे वाला पार्ट जो है, 2 उंगली नीचे, उसको अंदर करना होता है। ठीक है, नाभि को नहीं। आपको नाभि के नीचे 3 उंगली नीचे जो पार्ट है, आप ऐसा क्या कीजिए, ऐसा उंगली कीजिए, ये 4 उंगली ऐसा नाभि के नीचे ऐसा रखिए, और देखो आपके अपने कंधे को हिलाना नहीं है, आपके शरीर को हिलाना नहीं है, आपके सिर को हिलाना नहीं है। इसमें कपालभाति में उसको स्थिर रखना है, आपको सिर्फ पेट को हिलाना है। आप ये जो उंगलियां हैं उसको इसके नीचे रखिए, नाभि से 4 उंगली नीचे, और फील कीजिए, उसको अंदर कीजिए। आपको सांस छोड़नी है सबसे पहले।
कपालभाति में क्या होता है, आपको सांस जोर से छोड़नी होती है, ठीक है, सांस आपको जोर से छोड़नी है, फिर जो इनकमिंग ब्रीथ है वो अपने आप होता है। सांस लेना और सांस छोड़ना ये दो क्रिया होती है, ठीक है। आपको कपालभाति में क्या करना होता है, सांस छोड़ने की क्रिया को फोर्स के साथ करना है, सांस छोड़ने की क्रिया को फोर्स के साथ करना है, सांस लेने की क्रिया को नहीं। सांस लेने की जो क्रिया है वो अपने आप होती है, उसके अंदर फोर्स नहीं होना चाहिए। आपको खाली फोर्स लगा के सांस को बाहर छोड़ना है, ठीक है। फिर से देखिए, आपको सांस छोड़ना है फोर्स के साथ। नाभि के नीचे वाला पार्ट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर फेंकिए। आपके कंधे हिलने नहीं चाहिए, आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ पेट का भाग हिलना डुलना चाहिए, अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर। जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। मतलब सांस छोड़ने की क्रिया एक्टिव फेज में होनी चाहिए, आपको सांस छोड़ने की क्रिया फोर्स के साथ करनी है, लेकिन सांस लेने की क्रिया अपने आप होनी चाहिए, जिसमें आप कोई फोर्स नहीं करोगे। इसको हम कहते हैं कपालभाति, इसको ये शुद्धि क्रिया है, ठीक है। शुरुआत में हम एक राउंड में 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है इमीडिएटली आप स्टॉप कीजिए उसको, ठीक है। एक बार कपालभाति फिर से करेंगे। अभी आज का मेरे ख्याल में समय हो गया, अब हम यहीं पे रुक जाते हैं और आगे का जो सेशन है कल सवेरे 8 बजे मिलते हैं। कल जो है सारी जो प्रैक्टिसेस बची हैं सारी प्रैक्टिसेस को हम करेंगे और प्लान के हिसाब से जो प्रैक्टिसेस हैं उन सबको हम सीखेंगे। कल डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस सिर्फ करेंगे हम, ठीक है। तो हरिओम तत्सत, सभी को नमस्कार, कल मिलते हैं।